हाँ जी, वेलकम बैक। गाइस सेल्स का हम लोग का कोर्स चल रहा है और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, दैट इज बेसिकली क्लोजिंग टेक्निक्स। तो जब सारी चीजें आप कर लेते हैं सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपको प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने की जरूरत होती है। तो क्लोजिंग की भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, क्योंकि पहले आपने फिल्टरेशन किया, उसके बाद अगर प्रोस्पेक्ट को कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं वो आपने हैंडल करे प्रॉपरली, फ्रेमवर्क्स वगैरह सारे पढ़ लिए, उसके किन सिचुएशंस में आपको किस टाइप से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, क्या तैयारी करके रखनी है, सारी चीजें जब आपने कर ली, तब नंबर आता है प्रॉस्पेक्ट से पैसे लेने का, यानी कि फाइनली सेल्स को क्लोज करने का। तो क्लोजिंग के टाइम क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्लोजिंग की भी कोई टेक्निक्स होती है, कोई फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनको समझने सीखने की जरूरत है, और उसके बाद उन फ्रेमवर्क्स के अकॉर्डिंग जब रियल टाइम में हमारे सामने कोई सिचुएशंस आएगी तो हमें एक्ट करना है। तो यहां पर भी क्लोजिंग माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिगिनर क्या सोचता है और एक प्रोफेशनल बंदा जो अच्छी क्लोजिंग कर लेता है वो क्या सोचता है। अब बिगिनर का माइंडसेट रहता है बड़ी जल्दबाजी का, उसको लगता है कि अब यार इतना टाइम मैंने इस प्रोस्पेक्ट के ऊपर दे दिया, इतने सवाल उसने पूछे, ऑब्जेक्शंस मैंने उसके क्लियर करने की कोशिश करी, सब कुछ ठीक लग रहा है, अब तो ये क्लोज होना ही चाहिए, किसी ना किसी कीमत पे हमें बस इसको क्लोज करना है। और वहीं पर जो है वो गलती हो जाती। सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट आपसे क्लोज ना हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो मस्ट क्लोज नाउ वाला माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। प्राइस बोलते ही ना डर लगने लगता है, एक खुद पे ही उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो जो प्राइस बोल रहे हैं वो जस्टिफाइड प्राइस है या नहीं है। सारे ऑब्जेक्शंस वगैरह सब कुछ प्रॉपरली हैंडल कर लिए, बट अगर आप खुद कॉन्फिडेंटली प्राइस नहीं बोल पाएंगे तो सामने वाले के भी मन में ना एक डाउट आएगा कि क्या मैं सही जगह पैसे लगा भी रहा हूं। आपको अगर अपनी ही सर्विस की प्राइसिंग बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो ट्रस्ट मी 50% चांसेस हैं कि आपकी सेल क्लोज नहीं होगी। राइट माइंडसेट क्या है, क्योंकि अब आपने ऑब्जेक्शंस वगैरह सारे उसके क्लियर कर दिए, तो 70 to 80% काम आपका हो गया। आई एम जस्ट गाइडिंग द लास्ट स्टेप, मैं लास्ट स्टेप में हूं, और प्रॉपरली जिस पेशेंस से अभी तक मैं क्लाइंट को आगे से यहां तक लेकर आया हूं, उसी पेशेंस से हड़बड़ाहट नहीं करनी, उसी पेशेंस से हमें इनको आगे के स्टेप्स में लेकर जाना है, और वहां पर हमें क्लोजर्स करवाना, अल्टीमेटली इनवॉइस सेंड करनी है, पेमेंट रिसीव करवा लेना है। देखो एक और चीज आप समझने की कोशिश करो, कई बार बहुत सारे लोग इनवॉइस मंगा कर भी घोस्ट कर देते हैं। इनवॉइस मंगा ली, उसके बाद रिप्लाई करना बंद कर दिया, अब आप क्या करोगे, सारी चीजें ठीक थी। तो परेशान नहीं होना है, बिकॉज ये सारी चीजें होती हैं, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो जो लीड आई है आपके पास वो किस सोर्स से आई है। और कई बार सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लीड की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही नॉर्मल एड्स रन कराकर बिना आईसीपी फिल्टरेशन लगाकर लीड्स को लेकर आएंगे, तो हो सकता है फनल में आगे भी चली जाए, क्लोजर तक भी पहुंच जाए, इनवॉइस भी मंगा लें, और उसके बाद जो है वो क्लोज ना हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि पेमेंट भी कर दें, उसके बाद वो आपसे बोले कि मेरे को रिफंड कर दो। तो ये सारी चीजें तभी होती हैं जब आपकी सेल्स प्रोसेस बहुत ही प्रॉपर नहीं होती है। तो उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा हूं, हेल्पिंग देम मेक अ डिसीजन, यही आपका माइंडसेट होना चाहिए। बहुत एग्रेसिव माइंडसेट आप रखेंगे तो बड़े सेल्सी से आप साउंड होंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे सेल्स आपकी नहीं होने वाली है। अलग अलग क्लोजिंग की टेक्निक्स की बात करते हैं, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बट अगर इन फ्रेमवर्क्स के बारे में आपको पता होगा तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी को भी अच्छे से समझ पाएंगे, और ये समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली सेल्स कैसे क्लोज होती है। तो ट्रायल क्लोजिंग क्या होती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज लाइक अस। व्हाट इज इट, कब इसे यूज करना है, और कुछ एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इस तरीके से दो तीन और अभी हम लोग क्लोजिंग की टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। तो जब मैं ट्रायल क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, दैट इज बेसिकली सॉफ्ट चेक टू सी हाउ रेडी द क्लाइंट इज। अब ये सारी चीजें पुरानी वाली हो चुकी हैं, ये मत समझिएगा कि अभी ऑब्जेक्शंस बाकी हैं। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, बस पैसे लेने की बात है, वहां पर क्लोजिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। सॉफ्ट चेक टू सी हाउ रेडी द क्लाइंट इज विदाउट आस्किंग फॉर मनी येट। पैसे की बात अभी हमने नहीं करी, उससे ये नहीं कहा कि हम आपको इनवॉइस सेंड कर रहे हैं, बट हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रायल क्लोजिंग है, व्हेन टू यूज आफ्टर डिस्कवरी फेज, after explaining approach or the strategy that we people are following, after handling all the different types of objections, उसके बाद हमारी क्लोजिंग का स्टेप आता है। तो ये ट्रायल क्लोजिंग आपको तभी यूज करना है। आपने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्शंस हैंडल कर दिए, फिर लास्ट में आप पूछें अभी तो सब कुछ क्लियर है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज बेसिकली ट्रायल क्लोजिंग। सो इफ यू वर टू मूव अहेड, वुड दिस सॉल्व योर प्रॉब्लम? सो अभी तक जितनी भी आपकी प्रॉब्लम जो आपने बताई, मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी, सारी प्रॉब्लम सारे ऑब्जेक्शंस को आपके डील करने की कोशिश करी। नाउ आई थिंक सो इट्स द राइट टाइम कि हम आगे बढ़ सकते हैं, या भी आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज बेसिकली अ ट्रायल क्लोजिंग, क्योंकि अगर उसको कोई डाउट होगा तो वहीं पर जो है वो मना कर देगा। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ कॉन्फिडेंट डू यू फील राइट नाउ? सो दिस इज हाउ यू डू द ट्रायल क्लोजिंग। क्या है सर इंपॉर्टेंट है, सीधे क्यों नहीं आप इनवॉइस भेज दे रहे? अब इस बात को आप समझिए कि
अगर आप डायरेक्टली इनवॉइस भेज देंगे, उसके बाद उसको कोई डाउट आता है तो आप बेसिकली ये मेक श्योर कर रहे हैं बिफोर एक्चुअली सेंडिंग द इनवॉइस कि कहीं कुछ चीजें मिस तो नहीं हो गई, एक कंफर्मेशन टाइप का आप ले रहे हैं। तो जब आपको एक फाइनल कंफर्मेशन टाइप की चीजें दिखने लगती हैं, उसके बाद अगर आपको अपनी पिच में कुछ चेंजेस करने की जरूरत होती है या फाइनल इनवॉइसिंग लेवल पर जाकर कुछ चेंजेस करने की जरूरत होती है, तो आप आसानी से कर पाते हैं। इसलिए ये ट्रायल क्लोजिंग्स वगैरह करी जाती, काइंड ऑफ कंफर्मेशन जो है वो किया जाता है। इसके बाद अजम्पटिव क्लोजिंग, व्हाट इज इट, व्हेन टू यूज, एंड एजेंसी का एग्जांपल उसी तरीके से बात करेंगे। हमने अज्यूम कर लिया कि वो क्लाइंट क्लोज हो गया है, तो जब हमने ये अज्यूम कर लिया कि वो क्लाइंट क्लोज हो गया, तो हम उसके बाद के क्वेश्चन जो है प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं, जिससे कि वो उस स्टेज में पहुंच जाता है जहां वो ये अज्यूम कर रहा होता है कि हम अब इनके साथ काम कर रहे हैं। सो दीज आर द नेक्स्ट स्टेप। सो टेक्निकली हमने इनवॉइस नहीं भेजी, टेक्निकली हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, बट अजम्पटिव क्लोजिंग में वी आर मेकिंग प्रोस्पेक्ट अज्यूम कि आप हमारे क्लाइंट हो गए। बात तो सही है। उसी टाइप के अगर आप यहां पर देखेंगे तो एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। शुड वी बिगिन द गूगल एड सेटअप फर्स्ट और एसईओ ऑडिट? सारी ऑब्जेक्शंस वगैरह मैंने उसके जो है वो क्लियर कर दिया। उसके बाद मैं उसे कह रहा हूं कि सर अब क्या गूगल से शुरुआत करी जाए या एसईओ से शुरुआत करी जाए? नाउ दिस इज बेसिकली अजम्पटिव क्लोजिंग टेक्निक। अब वो बोले हाँ भाई गूगल से शुरू करा जाए, ठीक है, तो हम इनवॉइस भेज देते हैं। बात समझ में आ रही किस टाइप से कम्युनिकेशन चल रहा है? तो ये फ्रेमवर्क्स हमको पता होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर अगर मैं सेल्स करता हूं ना तो यही सारी चीजें तो करता हूं, बस आप उनको फ्रेमवर्क्स में कन्वर्ट कर दे रहे हो। देखो जब हम फ्रेमवर्क्स को समझते हैं ना तो हमें पता चलता है कि वो चीजें हम क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, और अगर उसमें कभी कोई गैप आता है ना तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए फ्रेमवर्क्स आसान है। वरना कितने ही लोग जो है सेल्स करते हैं, बड़ी तगड़ी-तगड़ी सेल्स करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है किस फ्रेमवर्क को यूज़ करें। हम उनको देख के क्या बोलते हैं, यार ये बंदा बड़ी तगड़ी सेल्स करता है। बट क्या कभी हम ये एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि वो ये क्यों कर पा रहा है? उसके पैटर्न को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, उसकी थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश करते हैं? नहीं। और अगर आप उसकी रिसर्च करने की कोशिश करोगे, इन फ्रेमवर्क से मैच करने की कोशिश करोगे, या जो दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं, जो दूसरी बुकिश थ्योरीज़ हैं, उनसे मैच करने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई वो जाने-अनजाने में एक प्रॉपर सेल्स की क्लासेस आपको दे रहा है, या जाने-अनजाने में वो खुद से बहुत प्रॉपर जो सेल्स है वो कर रहा है, बट उसको फ्रेमवर्क नहीं पता है। तो हम सब करते ही हैं, पर जब आपको फ्रेमवर्क पता चल जाता है तो आप उसके अराउंड बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट्स अगर करने की जरूरत होगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये बेनिफिट होता है। तीसरा एग्जांपल क्या है? आई विल शेयर द ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट राइट आफ्टर द पेमेंट इज प्रोसेस्ड। बात समझ में आ रही है? सो हियर यू आर बेसिकली नॉट आस्किंग इफ दे वांट टू बाय, यू आर आस्किंग हाउ दे वांट टू स्टार्ट। समझ रहे हैं ना थोड़ा सा शिफ्ट? देन द स्कार्सिटी क्लोज। अब इसको आप समझो, यूज एथिकल अर्जेंसी ओनली। फालतू की स्कार्सिटी नहीं क्रिएट करनी है, स्पेशली बी टू बी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करनी है। अगर आप किसी से कहोगे, मान के चलते हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और आपने सामने वाले से कहा नहीं नहीं अब हमारी ऑनबोर्डिंग जो है बिल्कुल 100% पैक्ड हो गई है और अब हम क्लाइंट्स नहीं ले सकते, हम बड़े ही सेलेक्टिव क्लाइंट्स लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। सामने वाला बंदा भी बिजनेसमैन है, सब समझ जाता है कि आप एक स्कार्सिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम स्कार्सिटी नहीं क्रिएट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट लॉजिकली करते हैं। अब इस बात को आप समझो, अगर सामने वाले को ये समझ में आ गया कि आप एक लीनियर बिजनेस मॉडल के अराउंड जो है ऑपरेट कर रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर हम इतनी कस्टमाइज सर्विसेज दे रहे हैं तो जैसे जैसे हमारे क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी अपने बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि अभी मेरी ना बैंडविड्थ बिल्कुल फिल हो गई है, बिकॉज हमने भी रिसेंटली हायरिंग्स करी थी, अपने जो नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम फिर से हायरिंग कर रहे हैं सर, 1 मंथ का टाइम और लगेगा, 1 महीने बाद हम आपको ऑनबोर्ड कर लेंगे। सामने वाला क्या कहेगा, ठीक है 1 महीने के बाद आप ऑनबोर्ड कर लीजिएगा, लेकिन पेपर वर्क कर लेते हैं। या आप बोल सकते हैं कि सर और भी लोग हैं पाइपलाइन में, अगर अभी आप जो है वो एडवांस दे दें, अभी एक कंफर्मेशन कर दें, तो सबसे पहले फिर हम आप ही के साथ जो काम है वो शुरू करेंगे। एक नहीं करना है, स्पेशली बी टू बी के अंदर तो आपको बिल्कुल नहीं करना। देखो मेरे को बहुत सारे लोग बेचने आते हैं ना, बहुत सारे टूल्स वाले लोग, और मैं इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे लोग मुझे भी सर्विसेज देते ही होंगे, तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो फर्जी स्कार्सिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या जेन्युइनली स्कार्सिटी वाला पॉइंट ही है। मेरे को समझने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो अगर मुझे समझ में आ जा रहा है तो किसी भी बिजनेस ओनर को जो ठीक ठाक बिजनेस कर रहा होगा ना, उसको समझ में आ जाएगा। आप ये मत सोचे कि आप ही स्मार्ट हैं, अच्छा, इस बात को समझिए। ठीक है, अब समझ बहुत सारे गया। वेबिनार्स होते हैं, अब उसमें लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमारी सीट्स फिल हो रही हैं भाई, देखो 2 ही बची, देखो 1 ही बची, अब आके जरूरत तुरंत से ले लो वरना गायब हो जाएगी ये सीट भी। क्या रियल स्कार्सिटी है? वो नहीं है, वो रियल स्कार्सिटी नहीं हो। वेबिनार में सेल करना है, इसलिए वो स्कार्सिटी जो है वो दिखाई जा रही है। हो सकता है
वेबिनार में जो बंदे बैठे ना उनमें से 4-5 बंदे उन्हीं के हों, वो बार-बार पेमेंट जो है वो स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं कि देखिए ये पेमेंट इन्होंने कर दिया, ये पेमेंट इन्होंने कर दिया, ये पेमेंट इन्होंने कर दिया, अब तो केवल 5 ही सीट बची हैं, आपको लेना है या नहीं लेना है आप डिसाइड कर लीजिए। अब सामने वाला बंदा जो रियल लोग होते हैं वो भी उसमें जो पेमेंट्स है वो कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बाद में जब उनके साथ कॉल्स में आते हैं या उनकी सर्विसेज लेते हैं यार, तो पता तो चल ही जाता है कि फेक स्कार्सिटी थी। जो ट्रस्ट है वो बेसिकली कमजोर होता जाएगा या अच्छा नहीं होगा। अब एथिकल एजेंसी एग्जांपल्स क्या है? वी टेक ओनली 2 न्यू गूगल क्लाइंट्स पर मंथ बिकॉज़ ऑफ द स्टाफ या बिकॉज़ ऑफ द रिसोर्सेज। आवर ऑनबोर्डिंग स्लॉट्स फॉर दिस मंथ आर ऑलमोस्ट फिल। तो प्रॉपर स्कार्सिटी होनी चाहिए। इफ वी स्टार्ट नाउ वी कैन कैच द फेस्टिव सीजन रश। दिस इज द स्कार्सिटी, दिस इज द रियल स्कार्सिटी। फॉर एग्जांपल एक बंदा हमारे पास आता है लेट्स से जून में, तो हम उसको बोल सकते हैं कि जल्दी ही आप भैया ऑनबोर्डिंग शुरू कर दीजिए क्योंकि अगस्त सितंबर फेस्टिव सीजन है, अक्टूबर फेस्टिव सीजन है, वहां पर ना सेल्स वगैरह आएंगी, तो हमें उतना टाइम जो है वो चाहिए होगा सो दैट हम वो फेस्टिव सीजन जो आने वाला है उसको यूटिलाइज कर पाए। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रियल स्कार्सिटी। स्कार्सिटी वर्क्स इफेक्टिवली ओनली इफ ट्रस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक और क्लोजिंग टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं टेक अवे क्लोजिंग टेक्निक। What is it? You remove the offer temporarily to increase the perceived value in the client eyes. इसको रिवर्स साइकोलॉजी भी बोलते हैं। When to use? जब क्लाइंट indecisive है, keeps delaying decision, wants discount without logical clarity. कुछ भी लॉजिकल क्लियरिटी नहीं है, बस उसको लग रहा है कि डिस्काउंट मिल जाए तो मैं तुरंत ले लूंगा। एक्चुअली वो नहीं लेगा। डिस्काउंट अगर आप दे भी दोगे ना उसके बाद भी हो सकता है ना ले। एग्जाम्पल समझिए, बेस्ड ऑन वॉट यू shared, maybe this isn't the right time to start Google Ads. We can reconnect when budget and focus are clearer. तो उसको लगता है यार अब तो कुछ मिसिंग होने वाला है, अब ना एक काम करते हैं, ले ही लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको चीज बताता हूं, आपने किसी को 15% का डिस्काउंट दिया लेट से, अब सामने वाला उसमें भी सोच रहा है, तो आपने कहा कि सर देख लीजिए 15% का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ये आज ही के लिए, इसके बाद हम 15% का जो डिस्काउंट है वो नहीं दे पाएंगे आपको। तो दैट इज बेसिकली टेक अवे क्लोजिंग। आपको वैल्यू उनको बताने की, जो मैंने 20% का, 25% का, 15% का जो भी मैंने आपको डिस्काउंट दिया है, वो एक वैल्यू ऐसे नहीं आपको दे दिया कि आपने कहा था डिस्काउंट दे दो मैंने दे दिया, नहीं, उसकी एक वैल्यू है। आप अभी क्लोजिंग कर रहे थे, मुझे आपकी बात समझ में, इसलिए मैंने आपको डिस्काउंट दिया। अब आप उसमें भी नहीं सेटिस्फाइड है तो फिर ठीक है, डिस्काउंट खत्म हो गया। आपको लेना है तो लीजिएगा, नहीं लेना है तो नहीं लीजिएगा। सामने वाला बंदा कहेगा डिस्काउंट लगा दीजिए सर, अच्छा ले ही लेते हैं। बात समझ में आ रही? तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज टेक अवे क्लोजिंग। आगे बढ़ते हैं, साइकोलॉजी ऑफ कमिटमेंट एंड अर्जेंसी। इसी को यस लेटर भी बोला जाता है। यस का मतलब चीजें टिक होती जा रही हैं। सेल्स प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें, और B2B सेल्स के अंदर या सर्विसेज सेल्स के अंदर जहां पर हाई टिकट सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपको ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट तो दे नहीं, कोई मशीनरी तो आप दे नहीं रहे, या कोई फोन तो दे नहीं रहे। आपने बता दी कि भाई 2 लाख का फोन है, सामने वाले देखा हाँ, ये फीचर्स है। पर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के अंदर अगर आप 2 लाख की सर्विसेज दे रहे हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आपको हर स्टेप के ऊपर एक यस लेकर चलना पड़ता है। जैसे हम ICP से फिल्टरेशन करके लाए, उसके बाद उनसे मीटिंग करी, एक रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर्ली हम लोगों ने कलेक्ट करी डिस्कवरी कॉल्स के अंदर, उसके बाद जो ऑब्जेक्शंस वगैरह थे उनको प्रॉपर्ली हैंडल करने की कोशिश करी, फिर जाकर हम इस स्टेप पे पहुंचे हैं। सो द प्रोस्पेक्ट इज बेसिकली एग्रीइंग टू द प्रॉब्लम्स, एग्रीइंग टू द अप्रोच, एग्रीइंग टू नेक्स्ट स्टेप्स, एग्रीइंग टू टाइमलाइन। सारी चीजों में यस 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 जब सारी चीजें होती जाती हैं तो वो हायर चांसेस है कि वो पेमेंट में भी एग्री हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप एक यस की लैडर जो है बनाते चले जाते हैं और उसके बाद जो क्लोजर्स हैं वो आपके होते हैं। क्रिएटिंग अर्जेंसी एथिकली, लाइक बिल्कुल फाइनल स्टेप पे आप उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इफ यू आर नॉट टेकिंग दिस सर्विसेज, स्पेशली इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जहां पर हम लोग बात करें, आपका बिजनेस लॉस कर हो सकता है, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। कॉस्ट ऑफ डिले, जितना आप धीमा चलेंगे, जितना लेट में आप स्टार्ट करेंगे, उतना देर में आप जो है अपने रिजल्ट्स तक पहुंचेंगे। इस चीज को समझिए। लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट देयर इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और ये कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल सही है। मेरे एग्जांपल में आप ले लो ना कि अगर मैं इस चैनल के ऊपर 1800 वीडियोस बना चुका हूं, तो कोई दूसरा भी अगर यूट्यूबर मेरे से अच्छा कंटेंट भी बना रहा है, स्टिल वो जो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मेरे पास है वो है। लोग मेरे को 8 साल से जानते हैं अगर, तो वो मेरे को जानते हैं, मेरी कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। आप समझ रहे हैं? दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सीजनैलिटी, अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल सेल्स वगैरह का बताया। एजेंसी एग्जांपल इज इफ वी डिले बाय 1 मंथ, दैट्स 30 डेज ऑफ डेटा एंड लर्निंग लॉस्ट। कॉस्ट ऑफ डिले को फ्रेम करके आप जो है वो बता सकते हैं। आस्किंग फॉर पेमेंट कॉन्फिडेंटली, अच्छा
इसके ऊपर ना मैं 30-40 मिनट अलग से बोल सकता हूँ बड़ी आराम से, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब कुछ सही किया सेल्स वाले बंदे ने, बट पेमेंट जब मांगने का नंबर आता है ना, तो उसमें खुद ही कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जब खुद में ही कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्लोजर जो है वो होने वाला है नहीं। ठीक है, वीक आस्क क्या है कि हाँ ठीक है सर, अगर आपको अब सब ठीक लग रहा है ना, तो पेमेंट भी कर दीजिए। कितना मतलब कमजोर सा एक कन्वर्सेशन जो है वो है। नो सर, कोई प्रेशर की बात नहीं है सर, अगर आपको ठीक लगे तो पेमेंट कर दीजिए। और आप क्या बोल रहे हो, वी कैन मे बी एडजस्ट द प्राइस। ये सब क्या है, पहले से ही आप कॉन्फिडेंट नहीं। इतनी सारी चीजें आप करके लाए, इतने फ्रेमवर्क्स आपने बनाए, उस पर्सन को आपने सेल्स के लिए बिल्कुल रेडी किया, और लास्ट में आके ना आप खुद रन आउट हो गए। मतलब ये तो वही वाली बात हुई कि पूरे दिन तुमने मेहनत करी, टेस्ट मैच के अंदर आराम से पूरे दिन खेला, और लास्ट के ओवर में छक्के मारने के चक्कर में आप आउट हो गए, वरना वो मैच ड्रॉ हो जाता। ये वाली सिचुएशन हो गई कि पूरी मेहनत भी करी और आखिर में आकर वो बर्बाद हो गई। प्रोफेशनल आस्क क्या है, सर टू मूव अहेड द नेक्स्ट स्टेप इज ऑनबोर्डिंग प्लस पेमेंट। मैं लिंक बनवाकर आपको भेजता हूं। सर once the payment is done, we will add you into the group and we will start the services immediately. I'll share the payment link. So ये वो चीजें हैं ना, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट लगती हैं। सो पेमेंट इज अ प्रोसेस स्टेप, नॉट अ फेवर यू आर आस्किंग फॉर। ऐसा नहीं है कि हमने इतनी सारी चीजें करी, अब हम पेमेंट जो है वो मांग रहे हैं सामने वाले बंदे से अपनी सर्विसेज को देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ सर्विस दैट यू आर एक्चुअली डिलीवरिंग, और हर चीज को तो जस्टिफाई कर ही दिया है आपने। हैंडलिंग पेमेंट हेजिटेशंस, अच्छा ये चीज हमने यहाँ पर इसलिए लिखी हुई है बिकॉज कहानी आके ना कहीं पेमेंट्स पे फंसती है। सो व्हेन अ क्लाइंट सेज आई नीड टू थिंक, यूज दिस फ्रेमवर्क टू टर्न डिलेज इनटू क्लैरिटी, वो गैप नहीं होना चाहिए। मनी जितनी जल्दी आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उतना आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है। एक वीडियो मैंने कैश फ्लो के ऊपर बनाया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। सबसे पहले आप एक्नॉलेज करें उसके कंसर्न को। अगर वो कहता है कि आई विल कम बैक टू यू, आप एक्नॉलेज करें उसको, ठीक है, बट क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए। आप पूछे उससे जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड क्लैरिटी ऑन बिफोर डिसाइडिंग। क्या वजह है, मतलब क्या रीजन है जिनकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। ड्रिल डाउन करने की कोशिश करें और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। देखो, जितना ड्रिल डाउन करेंगे ना इस टाइप की कॉल्स में अपने सेल्स प्रोसेस के अंदर, उतने फ्रेमवर्क्स आपके बेहतर होते जाएंगे, उतने आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। और ये चीज अगर इस कॉल में फुलफिल नहीं होगी, तो अगली कॉल में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। मैंने इसी तरीके से सीखा है। हर एक कॉल में, हर एक ऑनबोर्डिंग कॉल में, हर एक डिस्कवरी कॉल में मैं तब तक क्वेश्चंस पूछता हूं जब तक मैं ना सेटिस्फाइड हो जाऊं। तो आप ये कह सकते हो ना, मैं बहुत ड्रिल डाउन चीजों को करता हूं। ऑफर ऑप्शंस, वी कैन स्टार्ट विद अ स्मॉलर पायलट और फेस द स्कोप डिफरेंटली इफ दैट हेल्प्स। और अगर ये चीज आपके बिजनेस में लागू होती है तो जस्ट फॉर द सेक कि आपको क्लोजर करना है। नेक्स्ट स्टेप, चेक द गोल, स्टॉप वेग डिलेज, टर्न आई नीड टू थिंक इनटू स्पेसिफिक एक्शनेबल ऑब्जेक्शंस। कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होगा। अच्छा, और क्लोजिंग की मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग टू अर्ली, चीजें क्लियर नहीं हुई, एक वैल्यू नहीं स्टैब्लिश हुई और आप क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉकिंग टू मच, ये सेल्स में बहुत ही खराब चीज मानी जाती है कि आप सामने वाले की सुन नहीं रहे, अपनी ही बोलते चले जा रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग के टाइम अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। डिस्काउंटिंग विदाउट रीजन और नेगोशिएशन, कुछ लोग ना तैयार ही बैठे रहते हैं कि सामने वाला कहेगा भी नहीं, मैं डिस्काउंट फटाक से जो है वो दे दूंगा। देखा होगा आप लोगों ने, जरा से भी सामने वाले को ये लगा कि नहीं यार ये थोड़ा सोचा, बस फट से उसको डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर दिया। अरे लगे तो कि उसको डिस्काउंट चाहिए, पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम है, और आपको लग रहा है डिस्काउंट सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। और ये ना, ये वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को यही लगता है कि डिस्काउंट ही हर चीज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। नॉट समराइजिंग की पॉइंट्स बिफोर द क्लोजर, कि भाई क्या डिलीवरेबल्स रहेंगे, दोनों लोग सेम पेस पे होनी चाहिए। एंडिंग कॉल विदाउट क्लियर पेमेंट नेक्स्ट स्टेप्स, सब कुछ हो गया, ऑब्जेक्शंस हैंडल कर दिए, खूब सारी बातें चल रही है, अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, पेमेंट की बात नहीं हो रही, नेक्स्ट स्टेप की क्लैरिटी नहीं है, किसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो प्रॉब्लम तो होने ही वाली है। यूजिंग अ फियरफुल और अपोलोजेटिक टोन व्हेन आस्किंग फॉर मनी, जिसकी मैं अभी चर्चा कर चुका हूं। आई थिंक सो बहुत सारी वैल्यू आप लोगों को इसमें मिली होगी। आप लोग किस तरीके से सेल्स करते हैं, इन सब चीजों से रिलेटेड कोई अनुभव हो तो भैया कमेंट में शेयर करिए, हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।